नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 के लिए मॉडल सेट जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, तो सोमवार से आपका एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। सोमवार को फिजिक्स का एग्जामिनेशन होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स के मॉडल सेट में दिए गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुल प्रश्नों की संख्या पर ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। तो 70, 20 और 6 यानी कि टोटल 96 क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे शॉर्ट टाइप और 6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार। उसमें आपको ध्यान देना है इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। इसका इंस्ट्रक्शन थोड़ा हम लोग 5वां देखते हैं। तो इंस्ट्रक्शन में देखिए कहा गया है खंड आ में यानी ग्रुप ए में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से किसी 35 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि साइंस पेपर का फिजिक्स में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में भी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी में भी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिनका मैथ पेपर होगा उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50% यानी कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। यानी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे मैथ में, उसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है। अभी हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो 35 प्रश्नों से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 35 प्रश्नों का ही मूल्यांकन होगा। ये भी बड़ा जरूरी है। यानी यदि आप 35 प्रश्न से अधिक प्रश्न बना भी देते हैं तो आपका शुरू से लेकर 35 क्वेश्चन का ही मूल्यांकन यानी नंबर आपको मिलेगा। तो आप ऑब्जेक्टिव बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आते हों पहले उसी को बनाइए, उससे अधिक बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आवेशित समतल चालक के निकट विद्युत क्षेत्र होता है। आवेशित समतल चालक के निकट विद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए है E बराबर सिग्मा बटा एपिसिलन नोट। ऑप्शन बी है सिग्मा बटा 2 एपिसिलन नोट। ऑप्शन डी है E इक्वल टू एपिसिलन नोट इंटू सिग्मा। और ऑप्शन डी है E बराबर 2 एपिसिलन नोट बटा सिग्मा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। आवेशित समतल चालक के निकट विद्युत क्षेत्र जो होता है E इक्वल टू सिग्मा बटा एपिसिलन नोट होता है। ठीक है, अब ये गाउस का प्रमेय में आप लोग पढ़े होंगे। गाउस के प्रमेय से ही इसी पर रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा अंतर रहेगा। आवेशित समतल चादर के नज़दीक, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ चालक है, अभी हमने बोला आवेशित समतल चादर बोला था। तो चादर अगर पूछेगा यानी प्लेन कंडक्टर के जगह पर प्लेन शीट दिया हुआ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर के बजाय चार्ज्ड प्लेन शीट दिया हुआ रहे तो विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिग्मा बटा 2 एपिसिलन नोट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। आवेशित समतल चालक तो ऑप्शन ए, आवेशित समतल चादर तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इस पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विद्युतीय क्षेत्र ई और विद्युतीय विभव V के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन, विद्युतीय क्षेत्र E और विद्युतीय विभव V के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। ऑप्शन ए है E इक्वल टू माइनस डी वी बटा डी आर। ऑप्शन बी है E इक्वल टू डी वी बटा डी आर। ऑप्शन सी है V इक्वल टू डी ई बटा डी आर। और ऑप्शन डी है V इक्वल टू माइनस डी ई बटा डी आर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, E इक्वल टू माइनस डी वी बटा डी आर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 3, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। ऑप्शन ए है 1 माइक्रोफेराड, बी है 2 माइक्रोफेराड, सी है 1 फेराड और डी है 9 फेराड। तो इसका सही आंसर देखिए होगा ऑप्शन ए, 1 माइक्रोफेराड। चूँकि देखिए आप ध्यान दीजिएगा, गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो C इक्वल टू होता है 4
पाई एपिसिलन नोट इंटू आर। ठीक है, गोले चालक की धारिता C इक्वल टू 4 पाई एपिसिलन नोट इंटू आर, जहाँ 4 पाई एपिसिलन नोट एक कांस्टेंट है और आर जो आपका गोले का त्रिज्या दिया हुआ है 9 किलोमीटर। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 4 पाई हो जाएगा गुना 1 बटा एपिसिलन नोट का मान हम लोग रख रहे हैं 1 बटा 36 पाई गुना 10 पे पावर 9 गुना आर जो है त्रिज्या 9 किलोमीटर है, उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे 9 गुना 10 का पावर 3। अब जरा हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से 36 कैंसिल होगा, फिर 9 से ऊपर 9 कैंसिल होगा, फिर 10 पे पावर ये जो आप 9 देख रहे हैं, इस 10 पे पावर 9 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ गुना करेंगे तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा 10 पे पावर -9 और गुना में है 10 पे पावर 3। तो ज़रा इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 10 पे पावर -6। तो 10 पे पावर -6 को हम लोग बोलेंगे माइक्रो, यानी कि 1 माइक्रो फैराड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 माइक्रो फैराड। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 4 में देखिए है समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होता है, ऑप्शन ए है एपिसिलन नोट इंटू एपिसिलन आर इंटू ए बटा डी। ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता जो होता है वो एपिसिलन नोट निर्वात की परावैधता, एपिसिलन आर अपेक्षिक परावैधता और ए दोनों प्लेट। समानांतर पट्टिका संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, संग्राहक और संधारित्र। तो दोनों प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल ए होता है और दोनों प्लेट के बीच का दूरी होता है स्मॉल डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एपिसिलन नोट इंटू एपिसिलन आर इंटू ए बटा डी। उसके बाद 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी दिया हुआ है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी दिया हुआ है, इनके बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी दिया हुआ है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी दिया हुआ। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या होता है, यदि गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध है, वो बहुत अधिक हो जाता है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध उससे कम होगा। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है वोल्ट मीटर ग्रेटर देन गैल्वेनोमीटर, ये ऑप्शन होगा सही, 5 का ए। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग 6 पे आते हैं। 6 का क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन देखते हैं, ए है विभवमापी, बी है वोल्ट मीटर, सी है मीटर ब्रिज और डी है गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों होगा सी, मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा जो है वो मीटर ब्रिज से मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग रीड करते हैं। 7 में है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके, ऑप्शन ए लंबाई पर, बी अनुप्रस्थ काट के व्यास पर, सी द्रव्यमान पर और डी पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लंबाई पर। देखिए ये जो तार का विशिष्ट प्रतिरोध है ये होता है रहो इक्वल टू आर ए बटा यल। अब इस फॉर्मूले में हम अगर यल का मान जो है बदलते हैं तो रहो का मान भी बदलेगा, यानी कि यल का मान अगर हम अधिक करेंगे तो प्रतिरोध जो है, विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो कम हो जाएगा। यल का मान अगर हम कम करेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध रहो का मान अधिक हो जाएगा। तो यल बदलने से रहो बदलेगा। इसका मतलब ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है तार का वो डिपेंड करेगा इसके लेंथ पे, लंबाई पर, यानी कि रहो इक्वल टू आर ए बटा यल से ये हो जाएगा ऑप्शन आपका जाके सही ए, यानी कि तार का विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करेगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ से देखिए, किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। ऑप्शन ए है ऊर्जा, बी है आवेश, सी है संवेग और डी है द्रव्यमान। किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन सी राशि संरक्षित रहती है। इसका ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी, यानी कि आवेश। किरचॉफ जो है वो 2 नियम दिया है किसी भी परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोध के लिए। तो धारा और प्रतिरोध के लिए जो 2 नियम दिया है उसमें पहला नियम को हम बिंदु नियम कहेंगे, दूसरा को लूप नियम कहेंगे। बिंदु नियम का स्टेटमेंट यह है कि किसी
परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। कुल योग शून्य होने का मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पर टोटल इनकमिंग और टोटल आउटगोइंग करंट होना चाहिए इक्वल। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। अगर ऐसा होता है तब आवेश उस पॉइंट पर संरक्षित होगा। चूंकि करंट का रिलेशन किससे है? फ्लो ऑफ चार्ज से। आवेश का प्रवाहित धारा कहलाता है। आवेश संरक्षित है, इसका मतलब करंट संरक्षित है। आवेश संरक्षित होने का मतलब है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा बिंदु नियम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 9 को हम लोग देखते हैं। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। ऑप्शन ए है समरूप, बी है त्वरित, सी है एक रूप औसत और डी है अवमंदित। तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों होगा ऑप्शन सी, एक रूप औसत यानी कि यूनिफॉर्म एवरेज। इसको आप संवहन वेग, अनुगमन वेग से भी जान सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड के प्रीवियस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही, वी स्क्वायर बटा आर। वी स्क्वायर बटा आर विद्युत परिपथ की शक्ति, ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को जरा देखिए। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन ए है एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ऑप्शन बी है एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल जो होता है वो होता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। एफ इक्वल टू क्यू ये अदिश राशि है, इसको बाहर करेंगे। वी बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा, वी वेग और बी चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों सदिश राशि है। दो सदिशों का साइन प्रोडक्ट कब आता है? जब वो क्रॉस होता है। तो वी क्रॉस बी करेंगे तो क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। ऑप्शन है एम्पियर, फैराड, टेस्ला और वेबर। तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का यह सही मात्रक होता है वेबर, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही, वेबर। जबकि चुंबकीय क्षेत्र का अगर यह सही मात्रक पूछेगा तब जाके टेस्ला वो सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आते हैं। 13 पे क्या है? जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक है। ऑप्शन एक में है 1, बी में है 0, सी में है आर बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 बटा ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, डी में है आर बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। हालांकि होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है, तो ध्यान देने वाली बात है, इसको हम बोला करेंगे आर सर्किट। 3 तरह का एसी सर्किट आपने पढ़ा होगा, एल सर्किट, एल सी सर्किट और आर सर्किट। आर सर्किट में आपने पढ़ा होगा कि जो वोल्टेज होता है और करंट होता है दोनों एक ही फेज में होता है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 होता है। कलांतर यानी कि फाई का मान जो है आर सर्किट के लिए वो होता है 0। इसमें करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में चलते हैं, करंट और वोल्टेज एक ही साथ चलते हैं। वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता चला जाएगा। अब शक्ति गुणांक का बात किया गया है, तो शक्ति गुणांक कॉस फाई होता है, और इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो कॉस फाई का मान अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो आपने पढ़ा होगा कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है आंसर आपका होगा ऑप्शन ए सही। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध हो उसका शक्ति गुणांक ऑप्शन आपका ए होगा सही 1। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य मान होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है। ऑप्शन ए है √2 गुना शिखर धारा का मान। ठीक है, ऑप्शन बी है शिखर धारा का मान बटा 2। ठीक है, ऑप्शन सी है शिखर धारा का मान बटा √2। ठीक है, ऑप्शन डी है औसत धारा का मान बटा √2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, वर्ग माध्य मूल धारा को हम लोग IRMS के नाम से जानते हैं। IRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर करंट, और ये होता है I0 बटा √2। I0 जो है इसमें, ये I0 कहलाता है धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान में अगर √2 से भाग देते हैं तो हमको मिलता है वर्ग माध्य मूल धारा, इसलिए 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन को सही सही करेक्ट करते जाइएगा, मिलाते जाइएगा, और आप इसका तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि सोमवार
को आपका फिजिक्स का एग्जामिनेशन है। ये 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई Lm, चुंबकीय लंबाई Lm से सूचित किया गया है तथा ज्यामितीय लंबाई Lg, यानी कि ज्यामितीय लंबाई को Lg से सूचित किया गया है। एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच निम्नलिखित में संबंध कौन सा सही है? ऑप्शन ए है Lg यानी कि ज्यामितीय लंबाई बराबर 6/5 Lm यानी कि चुंबक की लंबाई, यानी ज्यामितीय लंबाई जो है चुंबक की लंबाई का 6/5वां भाग होता है। उसके बाद Lg बराबर 5/6 Lm, ठीक है। उसके बाद सी में है Lg यानी कि ज्यामितीय लंबाई और Lm यानी कि चुंबकीय लंबाई, ये दोनों इक्वल होता है। उसके बाद डी है Lg बराबर 2 Lm। तो ये इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, Lg यानी कि चुंबकीय लंबाई ज्योमेट्रिकल लेंथ बराबर 6/5 लेंथ ऑफ मैग्नेट यानी चुंबकीय लंबाई। देखिए वास्तव में जो होता है चुंबकीय लंबाई यानी कि Lm, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये जो Lm होता है और Lg यानी कि ज्यामितीय लंबाई ये होता है 84% के आसपास, यानी कि 0.84। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको हल करते हैं Lm बटा Lg तो ये हमारा आएगा 5/6, यानी कि 0.84 का 84% को अगर हम लोग हल करेंगे तो 5/6 आने वाला है। इसमें से अगर हम इस Lg को यहाँ ले जाते हैं तो Lm बराबर हमारा आएगा 5/6 Lg। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है Lg बराबर सब में, तो यस इस Lg को अगर हम यहाँ करेंगे तो ये 6 यहाँ जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा और इधर आ जाएगा Lm। तो इसका ऑप्शन देखिए आपका ए हो जाएगा सही, Lg बराबर 6/5 Lm, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो, BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ऑफ अर्थ, और डेल्टा नमन कोण हो, ये डेल्टा नमन कोण हो, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? देखिए पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है वो BH इक्वल टू होता है B cos डेल्टा। यहाँ से अगर हम B निकालेंगे यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, तो ये B निकल जाएगा BH बटा cos डेल्टा, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही, BH बटा cos डेल्टा। उसके बाद हम लोग 16 तो हो गया है ए ऑप्शन। 17 का देखते हैं। 17 में पूछा गया है चुंबकन तीव्रता की इकाई, चुंबकन तीव्रता की इकाई ऑप्शन ए है ए मीटर, एम्पियर मीटर, बी है एम्पियर मीटर का स्क्वायर, सी है एम्पियर पर मीटर और डी है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर होगा सी, चुंबकन तीव्रता की जो इकाई होती है वो एम्पियर पर मीटर होती है, ठीक है, ऑप्शन सी 17 का। क्वेश्चन 18 में देखिए चुंबकीय आम्योत्तर है, मैग्नेटिक मेरिडियन इज ऑप्शन ए पॉइंट, बी ए लाइन, सी ए हॉरिजॉन्टल प्लेन और डी अ वर्टिकल प्लेन। एक बिंदु है, एक रेखा है, एक क्षैतिज तल है या एक ऊर्ध्वाधर तल है। तो ध्यान दीजिए आपने पढ़ा होगा चुंबकीय आम्योत्तर के बारे में कि पृथ्वी के किसी स्थान पर इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से ऊर्ध्वाधर तल से होकर गुजरने वाला रेखा वो कहलाता है पृथ्वी के चुंबकीय आम्योत्तर, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन हो जाएगा डी सही, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर तल से गुजरने वाले रेखा को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय आम्योत्तर। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को जरा देखते हैं हम लोग। इसमें कहता है समान समायोजन में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन ए है 1 + d/f, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। समान समायोजन के लिए 1 + d/f जो है वो आवर्धन क्षमता होता है किसी भी सरल सूक्ष्मदर्शी का, सिंपल माइक्रोस्कोप का, जहां ये d जो है वो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और f जो है वो लेंस का उत्तल लेंस होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है सामान्य आंख लेंस की फोकस दूरी लगभग होता है। सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है। ऑप्शन ए है 1 मिलीमीटर, गलत है। ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 1 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा देखिए ऑप्शन बी। सामान्य आंख लेंस का जो फोकस दूरी होता है एक्यूरेट, वो होता है फोकस दूरी यह होता है 1.7 सेंटीमीटर। 1.7 सेंटीमीटर 1.7 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग में अगर पूछा गया है तो हम लोग 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं। और अगर सामान्य आंख लेंस का पावर पूछे तो वो होगा 60 डायोप्टर, 60 डायोप्टर के बराबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हीरा का क्रांतिक कोण पूछा गया है। हीरा का क्रांतिक कोण होता है, जबकि इसका ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है 24.41 डिग्री, ऑप्शन बी है 37.31 डिग्री, ऑप्शन 4 है 48.75 डिग्री और ऑप्शन डी है 41.14 डिग्री। तो हीरा का क्रांतिक कोण जो होगा वो आपका जाके होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 24.41 डिग्री, क्योंकि हीरा का क्रांतिक कोण आप इस तरह से भी देख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से कि हीरा का वर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। याद रखिएगा हीरा का वर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसका क्रांतिक कोण सबसे कम होगा। ये आपने पढ़ा होगा म्यू इक्वल टू 1/sin c होता है। इसमें c क्या है, ये c जो आप देख रहे हैं ये क्रांतिक कोण है। तो जिसका अपवर्तनांक म्यू अधिक होगा उसका क्रांतिक कोण सबसे कम होगा। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसका मतलब हीरा का क्रांतिक कोण सबसे कम होगा। तो ऑप्शन में सबसे कम देखिए 24.41 डिग्री है, इसका मतलब हीरा का क्रांतिक कोण वही होगा। लेकिन आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो हीरा का क्रांतिक कोण है 24.41 डिग्री होता है, जबकि 37.31 डिग्री जो दिया हुआ है ये फ्लिंट कांच का, फ्लिंट ग्लास का ये क्रांतिक कोण होता है। 48.75 ये जो दिया हुआ है ये वाटर का होता है, पानी का क्रांतिक कोण होता है सबसे अधिक, चूंकि पानी का वर्तनांक है सबसे कम 1। तो ये 1.33 है पानी का, तो उसका क्रांतिक कोण सबसे अधिक 48.75। और डी ऑप्शन जो 41.14 है वो होता है क्राउन ग्लास का, चूंकि ग्लास का 2 कैटेगरी है, ये वाला जो है वो फ्लिंट का है और ये वाला जो है वो क्राउन का है, फ्लिंट का और क्राउन का। ठीक है, चलिए ये रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है कि 2 संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है। 2 संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है। द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज इज कॉन्टेक्ट इज, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए सही। 2 उत्तल लेंस को अगर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे तो उत्तल लेंस जैसा ही व्यवहार करेगा, उसका पावर जो है वो प्लस हो जाएगा, P1 + P2 हो जाएगा, यानी कि पावर बढ़ जाएगा, उत्तल लेंस समतुल्य हो जाएगा, उत्तल के ही बराबर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में जो है प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत है। तो प्रकाशीय तंतु का जो मुख्य सिद्धांत है ये भी देखिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड के पिछले क्वेश्चन आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में, तो ये क्वेश्चन प्रकाशिक तंतु जिसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं, ये इसका मूल सिद्धांत जो है वो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो मूल सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, इसको भी थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, ये आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन 25 पे आते हैं हम लोग। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रकाश की घटना सही है। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है। ऑप्शन ए है प्राकिरणन, गलत। ऑप्शन बी विवर्तन, ये भी गलत है। ऑप्शन सी देखिए इसका सही हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष के लिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सही होगा। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे देखिए क्या दिया हुआ है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का वर्तनांक सबसे अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का वर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जिस रंग का वर्तनांक सबसे अधिक होगा
वो प्रकाश सबसे अधिक मुड़ेगी। अब वर्तनांक का रिलेशन है मुड़ने से। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो श्वेत प्रकाश 7 रंग में बांटती है, ठीक है, जिसमें से बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अगर बैंगनी सबसे अधिक मुड़ गया तो इसका मतलब उसका वर्तनांक भी सबसे अधिक होगा। आप ऑप्शन बी देखिए, बैंगनी, ये इसका वर्तनांक सबसे अधिक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 27 पे देखिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर पूछा गया है। विनाशी व्यतिकरण का पथांतर आपने पढ़ा होगा, लैम्बडा बटा 2 का विषम गुणज होता है। लैम्बडा तरंगदैर्घ्य है, लैम्बडा बटा 2 का विषम गुणज होता है विनाशी व्यतिकरण का पथांतर। आप देखिए लैम्बडा बटा 2 का विषम गुणज आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन बी में 2n+1 यानी कि विषम गुणज और लैम्बडा बटा 2 का। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी 2n+1 बटा 2n+1 इंटू लैम्बडा बटा 2 विनाशी व्यतिकरण का पथांतर, ऑप्शन बी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है। जी दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन जो हुआ है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन सी घटना पुष्टि करता है। इसका ऑप्शन देखिए, ए है परावर्तन, बी है वर्ण विक्षेपण, सी है व्यतिकरण और डी है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवन। क्वेश्चन 29 में देखिए, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, ऑप्शन ए व्यतिकरण नहीं है, ऑप्शन बी विवर्तन, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश के किसी तीक्ष्ण किनारों से मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ये ऑप्शन बी होगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 30 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, चांदी का कार्य फलन होता है यानी वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर इज। चांदी का कार्य फलन होता है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको देखिए ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा होगा। चांदी का कार्य फलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गलत है, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बी ये भी गलत है, सी 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी गलत है और ऑप्शन डी सही होगा 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31, प्लांक नियतांक का मान पूछा गया है। प्लांक नियतांक का मान होता है, ऑप्शन ए देखिए 6.626 गुना 10⁻³ जूल सेकेंड, रॉन्ग। बी 6.262 गुना 10⁻32 जूल सेकेंड, ये भी रॉन्ग है। 6.626 गुना 10⁻34 जूल सेकेंड, ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट है। 6.626 गुना 10⁻34 जूल सेकेंड ये प्लांक नियतांक का मान होता है। प्लांक नियतांक का सिंबल एच होता है, E = एच न्यू, ये फोटोन का एनर्जी भी होता है, वहीं से ये प्लांक नियतांक आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है फोटोन का गतिक द्रव्यमान। फोटोन का गतिक द्रव्यमान पूछा गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता कितना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, फोटोन का ऊर्जा अभी आप लोग को बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 31 में, फोटोन का ऊर्जा जो होता है E = होता है एच न्यू, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन कर देते हैं एक। अब आइंस्टाइन के समीकरण में हम लोग पढ़े होंगे E = mc² बटा E = mc² होता है, ठीक है। E = mc², ये हो गया समीकरण 2। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 को हल करने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि mc² हो जाता है एच न्यू, ठीक है। फिर mc² एच और न्यू होता है c बटा लैम्बडा, न्यू c बटा लैम्बडा। तो यहाँ से c और c कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो यम आ जाएगा फोटोन का गतिक द्रव्यमान जो यम हो गया वो हो जाएगा एच बटा, ये एक c तो बचा हुआ रहेगा तो c बटा लैम्बडा। तो एच c बटा लैम्बडा, एच बटा c लैम्बडा। ध्यान दीजिएगा फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान आया वो कितना आया, एच c बटा लैम्बडा। तो ये आप देखिए एच c बटा लैम्बडा जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन ए है 0 जो कि गलत है, ऑप्शन बी है एच c बटा लैम्बडा। तो आपका जो ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा सही।
ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ये ऑप्शन बी हो जाएगा सही, H/C लैम्डा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी पाराबैंगनी परिसर में है? कौन सी श्रेणी पाराबैंगनी परिसर में है? ऑप्शन ए हो जाएगा लाइमन श्रेणी, ये ही सही हो जाएगा आपका ऑप्शन लाइमन श्रेणी। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कीजिए, जब इलेक्ट्रॉन विभिन्न उच्चतम कक्षाओं से निम्नतम कक्षा में आते हैं तो बहुत प्रकार के श्रेणी वो बनते हैं। पहला बनता है लाइमन श्रेणी, यानी जब उच्चतम कक्षा से निम्नतम कक्षा में आता है तो बनता है लाइमन श्रेणी, ये पड़ता है पाराबैंगनी भाग में। फिर उसके बाद दूसरा कक्षा में आता है तो बनता है बामर श्रेणी, बामर श्रेणी पड़ता है आपका दृश्य भाग में। उसके बाद तीसरा में आएगा, चौथा में, पांचवा में, इस तरह से पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्प्रीस, ये सब श्रेणी आपका पड़ेगा जाकर अवरक्त विकिरण में। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, पाराबैंगनी परिसर में लाइमन श्रेणी पड़ेगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन सी उपयुक्त नहीं है? नंबर 1 नाभिकीय घटना, नंबर बी प्राकृतिक घटना, नंबर सी परमाणविक घटना और नंबर डी स्वतः स्फुरित घटना। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही, नाभिकीय घटना। रेडियो एक्टिविटी के लिए नाभिकीय घटना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? जो स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये भी सही होगा। परमाणविक घटना है, ये भी सही होगा। और स्वतः स्फुरित घटना, ये स्वतः होते रहता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन रेडियो एक्टिविटी में होता है, लेकिन रेडियो नाभिकीय घटना नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है? तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है अल्फा किरणें, वो गलत है, क्योंकि अल्फा किरणें में आपने पढ़ा होगा, अल्फा किरणें क्या है? हीलियम नाभिक है, यानी कि 2 प्लस चार्ज इसके पास होगा। दूसरा है बीटा किरणें, ये सही है। बीटा किरणें जो है वो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही, बीटा किरणें ये हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, यानी कि 36 में। तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है अल्फा कण होता है। देखिए अभी आपको समझाया गया था क्वेश्चन नंबर 35 में कि अल्फा कण जो होता है वो एक हीलियम नाभिक होता है। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन आपको सी हो जाएगा सही, अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 37 में पूछा गया है प्रेसी एंटीना का प्रास डी, टीवी टावर प्रेषण की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच संबंध होता है। देखिए टीवी एंटीना की ऊंचाई h दिया हुआ है, टीवी एंटीना का प्रास d दिया हुआ है और पृथ्वी का त्रिज्या r दिया हुआ है। ये तीनों का रिलेशन पूछा गया है। ऑप्शन ए है √RH बराबर d, गलत है। ऑप्शन बी इसका सही है। देखिए d इक्वल टू √2HR, ये ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38 में देखते हैं मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ऑप्शन आपका देखिए डी सही है। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में आप आइए, 39 में क्या पूछा गया है? जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी समान रहती है और ऑप्शन डी शून्य रहती है। तो इसका ऑप्शन जो है ए होगा सही 34 का। जब अर्धचालक में इम्प्योरिटी मिलाया जाता है तो उसका जो चालकता है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए पूछा गया है नॉर गेट का बुलियन व्यंजक। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक ऑप्शन ए है बाई इक्वल टू ए प्लस बी, ये नहीं होगा। फिर बी है बाई इक्वल टू ए डॉट बी, ये भी नहीं होगा। उसके बाद सी है बाई इक्वल टू ए प्लस बी का
वार, तो इसका देखिए इन्वर्स जो है ये सही होगा, ऑप्शन सी बाई इक्वल टू ए प्लस बी का इन्वर्स। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा नॉर गेट के बुलियन व्यंजक के लिए। क्वेश्चन 41, अर्ध तरंगी दिष्टकरण में 50 हर्ज के निवेश की आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निर्गम आवृत्ति है? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट इन आउटपुट फॉर इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ज इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अर्ध तरंगी दिष्टकरण में इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो इक्वल होता है, यानी 50 हर्ज इनपुट के लिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ज ही होगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। उसके बाद 42 में देखिए द्विआधारी संख्या 1 1 1 1 0, बेस इसका 2 होता है द्विआधारी का, वो बेस 2 लगाया हुआ है, यहाँ ये बेस 2 लगाया हुआ है 42 क्वेश्चन में। इसका दशमिक संख्या में निम्नलिखित में कौन सा मान होगा? तो देखिए 1 1 1 1 0 2 का दशमिक संख्या अगर हम लोग करते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन हम लोग देखते हैं ए में है 20 और बेस इसका 10, चूँकि डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 2 रहेगा ही, सॉरी बेस 10 रहेगा। उसके बाद बी में है 30, सी में है 40 और डी में है 50। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का एक वीडियो जो है मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे बताया हुआ होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग करें तो यहाँ क्या करेंगे कि बारी बारी से जितने भी डिजिट हैं उसको 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 1 गुना 2 करेंगे तो 2 आएगा, और फिर इसका जो पावर होगा उसके बाद का जो अंक होगा, तो हम इसके बाद का देखिए, आप अंक देखिएगा तो 1 के बाद जो है 1 2 3 4 अंक है, तो इस पर पावर 4 देना पड़ेगा, फिर 2 करेंगे फिर पावर 3 देना पड़ेगा, फिर 2 करेंगे पावर 2 देना पड़ेगा, फिर 2 करेंगे पावर 1 देना पड़ेगा, और फिर 0 गुना 2 करेंगे तो 0 ही होगा। तो 0 को तो लिखना नहीं है, और सॉरी प्लस यहाँ पे करना है, गुना नहीं करना है, ये प्लस करना है। ठीक है, तो फिर से इसको हम लोग थोड़ा सा करते हैं। ये पावर जो है 2 का 4 हो जाएगा, फिर प्लस देंगे पावर 2 का 3 होगा, फिर प्लस 2 का पावर 2 होगा, फिर प्लस 2 का पावर 1 होगा, और 0 से गुना करने पर 0 हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। 2 का पावर 4 अगर हम लोग करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आएगा, फिर 2 का 3 करेंगे तो 8 होगा, फिर 4 होगा और फिर 1 होगा। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे 16 8 24, 24 और 1 25 और 4 29। ओ ये तो कुछ गलत हो रहा है, इसको फिर से हम लोग ट्राई करते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 का पावर 1 यानी कि 2 होगा, तो अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 8 24, 24 4 28 और 2 30, यानी कि ये जो दशमलव वाला नंबर सिस्टम ये आपको दिया हुआ है, इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 30 का बेस 10, यानी 11102 का डेसिमल नंबर सिस्टम में 30 आएगा आंसर, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 43 में क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोग जानते होंगे -1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम, -1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम, आपको ऑप्शन देखिए डी मिल जाएगा सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 44 पर। इसमें पूछा गया है एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, ये किसके बराबर होता है? 8.854 गुना 10 पे पावर -10 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये गलत है, ऑप्शन बी ये भी गलत है, ऑप्शन सी इसका देखिए ये सही होगा, ऑप्शन सी ये होगा सही 8.854 गुना 10 पे पावर -12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका जो है एप्सिलॉन नॉट का मान बराबर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है?
द्विध्रुव बाघूर्ण के निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन ए है 1 डिबाई बराबर 1/3 गुना 10⁻−29 सेमी। देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं ABCD सब में सेमी दिया हुआ, जो कि गलत है। ऑप्शन ये सेमी नहीं, कूलॉम मीटर होना चाहिए, कूलॉम मीटर। ठीक है, तो 1 डिबाई बराबर 1/3 गुना 10⁻−29 कूलॉम मीटर, ये ऑप्शन ए होगा सही। ठीक है, चूंकि देखिए विद्युत आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलॉम मीटर SI में, और CGS में होता है डिबाई। तो 1 डिबाई जो होता है CGS में वो हो जाएगा 1/3 गुना 10⁻−29 कूलॉम मीटर। चूंकि ये कूलॉम मीटर जो होता है, कूलॉम मीटर वो होता है 3 गुना 10⁻29 डिबाई के बराबर। ठीक है, 3 गुना 10⁻29 डिबाई के बराबर, डी जो है वो डिबाई है। तो यहाँ से अगर हम डिबाई निकालते हैं एक, तो 1/3 10⁻−29 कूलॉम मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर नहीं, कूलॉम मीटर होना चाहिए, मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप ए याद रखिएगा। उसके बाद 46 में देखिए, 46 में कहता है चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। देखिए ये एक चित्र दिया हुआ है जिसमें 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तीनों का संधारित्र जो है वो संधारित्र नहीं, धारिता सी है। ए और बी के बीच ये 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं जिनमें प्रत्येक का कैपेसिटेंस यानी धारिता सी लगा हुआ है। अब का आपका समतुल्य धारिता क्या निकालना है? यही है, ए है C/2, बी है C/3, सी है 3C और डी है 2/C। तो देखिए ए और बी के बीच ये जो 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, ये तीनों कैपेसिटर जो है आपका आ जाएगा समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में जो टोटल इक्विवेलेंट होता है C, वो होता है C1 + C2 + C3 के बराबर, यानी जितने भी कैपेसिटेंस होंगे सभी का सम होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी सही, 3C। ठीक है, ये समानांतर क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? ऑप्शन ए है 1 एम्पियर बराबर 10⁻³ मिली एम्पियर। ऑप्शन बी है 1 एम्पियर बराबर 10⁻6 मिली एम्पियर। ऑप्शन सी है 1 एम्पियर बराबर 10⁻³ मिली एम्पियर और 1 एम्पियर बराबर 10⁻6 मिली एम्पियर। ये ऑप्शन डी आपका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1 एम्पियर बराबर 10⁻³ मिली एम्पियर। चूंकि 10⁻³ और मिली का मान होता है 10⁻−3, 10⁻³ दिया हुआ है गुना मिली का मान 10⁻−3 करेंगे तो यहां पे देखिए 10⁻³ और मिली का मान होता है 10⁻−3 और ये एम्पियर। तो आप जानते हैं कि जब आधार सेम रहता तो पावर जोड़ते हैं, पावर को जोड़ेंगे तो ये 10⁻0 होगा, 10�0 का मान हो जाएगा 1 और एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर ऑप्शन इसका देखिए सही हो जाएगा ए, 1 एम्पियर बराबर 10⁻³ मिली एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की ओर। तो 43 को हम लोग रीड करेंगे। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? ऑप्शन ए है धारा घनत्व बराबर I/A। ऑप्शन बी है धारा घनत्व बराबर I/A। ऑप्शन सी है धारा घनत्व बराबर I/A²। ऑप्शन डी है धारा घनत्व बराबर I/A²। इसका ऑप्शन सही होगा ए। धारा घनत्व का सिंबल होता है J = I/A, आप लोग पढ़े होंगे। तो धारा घनत्व J बराबर I/A, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद 49 में देखिए कहता है प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? प्रतिरोध के लिए कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन ए है R बराबर रहो A/L, बी है R बराबर रहो L/A, सी है R बराबर रहो A/L और डी है R = रहो L² तो इसका 49 का ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी सही। R यानी कि प्रतिरोध इक्वल टू होता है रहो L/A। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 50 में देखिए पूछा गया है चित्र में I का मान है। ये एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में I का मान पूछा गया। तो यहाँ पर जरा चित्र को हम लोग देखते हैं। ये देखिए 10 एम्पियर का करंट, इसका डायरेक्शन देखिए ये अंदर की ओर है
उसके बाद 20 एम्पियर करंट ये भी अंदर की ओर है। उसके बाद ये 10 एम्पियर ये भी अंदर की ओर है और ये आई जो है वो बाहर की ओर है, ये आई जो है वो बाहर की ओर है। इसका मतलब ये है कि टोटल इनकमिंग करंट वो होगा इक्वल टोटल आउटगोइंग का, किरचॉफ का नियम। तो यहाँ पर 10 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर ये वाला और प्लस ये वाला 20 एम्पियर करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 एम्पियर। इसका ऑप्शन देखिए ए सी हो जाएगा सही 50 का, ठीक है, 50 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सही 40 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद पचास का हो जाएगा 40 एम्पियर। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग आते हैं 51। 51 में पूछा गया है विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है। तो विभव मापी से प्रतिरोध नापा जाता है, ऑप्शन ए है, बी है धारा, सी है सेल का ईएमएफ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों होगा सी, सेल का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल नापने के लिए विभव मापी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 52 में है 1 kWh यानी 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा भी इसको कहेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपको एग्जाम में जो है बिहार बोर्ड का पिछले वर्ष जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें ये क्वेश्चन भी किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है ये बहुत बार पूछा गया है। और किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा यानी कि ऊर्जा का मात्रक है, ये आप याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा। और 1 किलोवाट घंटा का मान याद रखिएगा 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। आपको देखिए ऑप्शन सी दिखाई पड़ रहा होगा, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में है 1 टेस्ला होता है, 1 टेस्ला का मान पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1 वेबर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 1 वेबर मीटर स्क्वायर, यही सही होगा आंसर। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही, 1 टेस्ला बराबर हो जाएगा 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला जो है वो होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी सही। उसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान पूछा गया है। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी ए कॉस थीटा यानी कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही 54 का। उसके बाद 55 नंबर में पूछा गया है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, ऑप्शन ए है सी बराबर म्यू नोट एपिसिलन नोट ओवर रूट, गलत है। ऑप्शन बी है सी बराबर 1/√* म्यू नोट इंटू एपिसिलन नोट, इसका ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। 55 का ऑप्शन बी होगा सही। सी प्रकाश का चाल है, ये बराबर होता है 1/म्यू नोट इंटू एपिसिलन नोट का √, ये आपका ऑप्शन सही है। ये प्रकाश के चाल के बराबर विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है और वो निकलेगा कौन फॉर्मूला से, तो ऑप्शन बी आप देख लीजिए 1/√* म्यू नोट इंटू एपिसिलन नोट। म्यू नोट चुंबकशीलता निर्वात में और एपिसिलन नोट विद्युतशीलता मुक्त निर्वात में, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। इसमें पूछा गया फोटोन का ऊर्जा होता है। देखिए फोटोन का ऊर्जा आपको पहले भी बताया गया है, फोटोन का ऊर्जा जो होता है E = H न्यू, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए सही, फोटोन का ऊर्जा E = H न्यू, ठीक है। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछा गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -19, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -19 और वोल्ट का जो मान होता है वो होता है जूल प्रति वोल्ट। तो 1.6 गुना 10 पे पावर -19, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मान ये हो गया और वोल्ट का मान होता है जूल प्रति कूलॉम। तो जूल प्रति कूलॉम से वोल्ट कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 1.6 गुना 10 पावर -19 जूल, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा ए सही। तो 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही।
चलिए 58 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 डिजिट दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 111 का बेस 2 बराबर 7 बेस 10, यानी कि 111 ये बेस 2 का मतलब है ये द्विआधारी में है और 7 10 का मतलब है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा सही। ठीक है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलने के लिए क्या नियम है कि जितने भी डिजिट है उसको 2 से गुना करना है और जो अंक बचे हुए रहेंगे उसको घात में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं पहला डिजिट है 1 और गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 2, और जिसको गुना करेंगे उसको हम छोड़ देंगे, तो इसके बाद 2 अंक मिले हुए रहेंगे 1 और 1, तो इस पर पावर 2 करेंगे, फिर 2 गुना 1 करेंगे उसके बाद 1 अंक बचेगा, फिर 2 गुना 1 करेंगे तो उस पर पावर 0 बचेगा। तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर ये 2 होगा और किसी पर अंक पर पावर 0 इसका मान होता है 1, तो 4 2 और 1 6 7, तो ये ऑप्शन इसका ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन 59 में देखिए द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। 0 + 0 = 0 ये सही है, 0 + 1 = 1 ये भी सही है, 1 + 0 = 1 ये भी सही है, डी में है 1 + 1 = 1 ये सही नहीं है। इसका ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही, क्योंकि 1 + 1 अगर हम लोग करेंगे द्विआधारी में तो ये होना चाहिए 1 0, 10 नहीं बोलेंगे इसको 1 0 बोलेंगे, जबकि यहाँ ऑप्शन में केवल 1 दिया हुआ, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में देखिए क्या पूछा गया है। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे हैं तब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत बार 2-3 बार बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो हुआ है पिछले वर्ष 2016 17 18 19 इस तरह से बहुत बार ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। तो किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी का जो कुंडली होता है उसमें लपेटा है N1 और सेकेंडरी में है N2, तो इसका ऑप्शन बी होगा सही। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए और प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी सही, N2 > N1। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए कहता हाइड्रोजन बर्न क्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। दृश्य भाग में देखिए ये क्वेश्चन नंबर 33 में भी आपको बताया गया होगा कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है तो विभिन्न प्रकार के श्रेणी वहाँ पे बनते हैं, जैसे लाइमन श्रेणी हो गया, बामर श्रेणी हो गया, पाश्चन श्रेणी हो गया, फुंड हो गया, ये सब बहुत से श्रेणी बनते हैं। तो इसमें पूछा गया कि दृश्य भाग में कौन सा पड़ता है, तो दृश्य भाग में ऑप्शन ए बामर श्रेणी, जो उसके बाद बी है ब्रैकेट श्रेणी, सी है लाइमन श्रेणी और डी है पाश्चन श्रेणी। देखिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, क्योंकि लाइमन श्रेणी जो है वो बनता है पाराबैंगनी में, ब्रैकेट और पाश्चन पड़ता है ब्रक्त में, तो ये बामर श्रेणी जो है वो दृश्य भाग में पड़ेगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है 1 मीटर, तो इसकी शक्ति यानी कि पावर पूछा गया। देखिए P = आप लोग जानते होंगे कि 1/f होता है, तो 1 फोकस भी 1 दिया, तो 1/1 यानी कि 1, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 डायोप्टर यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 62 का ऑप्शन सी होगा सही, 1 डायोप्टर पावर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ऑप्शन ए है FO > FE। देखिए FO क्या है, FO है ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि अभिदृश्यक लेंस इसको बोलेंगे, उसका फोकस दूरी, और FE है आई पीस यानी नेत्रिका का फोकस दूरी। ऑप्शन बी है FO < FE, ऑप्शन सी है FO = FO और ऑप्शन डी है FO > FE। तो ध्यान में रखना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो फोकस दूरी होगा वस्तु लेंस का वो होगा छोटा और नेत्रिका का होगा बहुत बड़ा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सही। ठीक है, नेत्रिका का फोकस दूरी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फोकस का छोटा हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका जो है वो डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, वो गलती से मैंने आपको ऑप्शन डी बता दिया था। ऑप्शन बी अभिदृश्यक का फोकस छोटा और नेत्रिका का बड़ा, तो अभिदृश्यक का फोकस छोटा और नेत्रिका का बड़ा ऑप्शन बी में है। ठीक है, वो कन्फ्यूजन थोड़ा सा वो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
64। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण होता है μ-1 इंटू ए। μ-1 इंटू ए, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। उसके बाद 65 नंबर का क्वेश्चन 65 में देखिए, कहता है प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन सी राशि नहीं बदलती है? प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? प्रकाश की तीव्रता बदल जाता है, प्रकाश का वेग भी बदलता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी बदलता है, प्रकाश की आवृत्ति ये चेंज नहीं होती है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही। उसके बाद 66 में कहता है यदि हवा में प्रकाश का वेग va और पानी में प्रकाश का वेग vw हो तो आप ध्यान दीजिए, हवा में प्रकाश का वेग अधिक होगा और पानी में प्रकाश का वेग कम होगा, यानी va ग्रेटर देन vw। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन हो जाएगा बी सही, va ग्रेटर देन vw, यानी कि हवा का वेग जो है प्रकाश का वेग हवा में अधिक रहेगा और पानी में कम रहेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 67, जल का क्रांतिक कोण पूछा गया। जल के लिए क्रांतिक कोण होता है, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 21 में समझाया गया होगा। ये जो 24.41 डिग्री दिया हुआ है, ये क्रांतिक कोण होता है हीरा का, चूंकि उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। 3 ये 37.31, यानी ये जो बी ऑप्शन दिया हुआ 37.31, ये क्रांतिक कोण होता है फ्लिंट कांच का। और उसके बाद 41.14 ये जो डिग्री दिया हुआ है क्रांतिक कोण, ये होता है क्राउन कांच का। और पानी का होता है 48.75, ऑप्शन डी सही। पानी का क्रांतिक कोण सबसे अधिक होगा चूंकि उसका अपवर्तनांक कम है 1.33, और हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है 2.42, इसलिए उसका क्रांतिक कोण सबसे कम होगा 24.41। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में पूछा गया है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर, यानी फेज डिफरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर जो होता है वो पाई का समगुणज होता है, पाई का समगुणज। इसका ऑप्शन ए होना चाहिए सही, 2n पाई। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद 69 में हम लोग देखते हैं प्राकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए प्राकिरणित प्रकाश की तीव्रता के लिए रैले वैज्ञानिक ने एक इक्वेशन दिया था I = λ/4, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा डी सही। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश का तीव्रता, तो ऑप्शन इसका डी होगा सही 68 का। उसके बाद 70 में देखिए, ये 70 कांच के समानांतर सतह पट्टी की फोकस दूरी। देखिए कांच का समानांतर प्लेट का फोकस दूरी जो होगा वो अनंत होगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा 20, अनंत, इन्फिनिटिव। ठीक है, तो 70 का ऑप्शन बी हो गया अनंत। अब उसके बाद देखिए ये सेक्शन बी, यहाँ से हम लोग का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। इसका आंसर जो है 20। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 20 तक में 10 प्रश्नों का उत्तर देना है, जबकि आपको 20 शॉर्ट टाइप आंसर दिए हुए रहेंगे। तो 20 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन को ही हल करना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, और कल का ये जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है इसको ज़रूर से आप लोग देखें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे भी अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिला सकें और इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और बाकी आपके एग्जामिनेशन के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।